नमस्ते दोस्तों, हेलियम 10 प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट रिव्यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमारे साथ हीलियम 10 से कैरी हैं, जो दिखाएंगी कि हीलियम 10 प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करें और इसके सभी हिस्सों को कैसे समझें। अगर आप अमेजन पर नया प्रोडक्ट शुरू करना चाहते हैं या अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम आपको इन नंबर्स को समझने का तरीका बताएंगे और हीलियम 10 प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर इसमें हमारी मदद करेगा। ये हीलियम 10 एक्सटेंशन का हिस्सा है जो कि डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। इसका उपयोग फ्री है, लेकिन जो फ्री वर्जन है वो थोड़ा लिमिटेड है। मेरा मतलब है फ्री वर्जन में कैलकुलेटर है, लेकिन जो इसका पेड वर्जन है उसमें और भी अधिक ऑप्शन होते हैं। और हीलियम 10 साथ ही हीलियम 10 का फ्री ट्रायल और डिस्काउंट डिस्क्रिप्शन में है। तो आज मेरे साथ हीलियम 10 से कैरी हैं, जो अमेजन और वॉलमार्ट पर सेलर भी हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में कैरी के साथ वॉलमार्ट के बारे में अन्य वीडियो लिंक कर दूंगा। अगर आप वॉलमार्ट पर सेलिंग करने में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होंगे। आप यहां समझ सकते हैं कि प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है। हमने वॉलमार्ट के एल्गोरिदम और हीलियम 10 के उपयोग पर चर्चा भी की है। ये डिस्क्रिप्शन में है, इसे जरूर चेक करें। और आज हीलियम 10 प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर पर बात करेंगे। हाँ, तो मैं अच्छी कैरी, हूँ बुआ, आप आप कैसे कैसी हैं? हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपके साथ एक और वीडियो बनाने में खुशी हो रही है। यह एक दिलचस्प टॉपिक है क्योंकि यह हमारी कॉस्ट्स को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले। तब हम जानते हैं कि हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं या नहीं। कुछ लोग बिना देखे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और मुझे लगता है कि यह अच्छा नहीं है। हमें काफ़ी चीज़ें देखनी चाहिए। हाँ, ये अच्छा नहीं है। तो हाँ, प्रॉफ़िटेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगी। ठीक है, मैंने पहले से ही गार्लिक प्रेस का एक अमेज़न पेज खोला है। निश्चित रूप से हर कोई गार्लिक प्रेस को उदाहरण के रूप में उपयोग करता है। लेकिन अगर आपने क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड किया है, तो ये आपके टूलबार में होगा। मैं इसे हमेशा पिन करके रखती हूँ। फिर आप प्रॉफ़िटेबिलिटी कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे। उनके पास कई अलग-अलग ऑप्शन हैं, जो वास्तव में शानदार हैं। लेकिन आज हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर पर ही फोकस करेंगे। यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आप अपनी कॉस्ट्स को कैलकुलेट करें। मैंने वास्तव में कई नए सेलर्स से बात की है। वे प्रोडक्ट्स का ऑर्डर देते हैं और उन्हें पता चलता है कि वे वास्तव में उत्पादों को फ्री में दे रहे हैं या लोगों को अपने प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए पैसे दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके पास हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन हो। इसलिए हमने आपके लिए कैलकुलेट करना या एक एस्टीमेट प्राप्त करना आसान बना दिया है। यह बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं होगा, लेकिन यह आपको कॉस्ट्स का एक काफ़ी अच्छा आइडिया देता है। आपको यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन जोड़ने के लिए रिसर्च करनी होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आसान है। तो पहली बात यह है कि जब आप कहते हैं कि आप एक प्रोडक्ट खोजते हैं जो कॉम्पिटिटर से काफ़ी सिमिलर है, आप इस प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर को उनके अमेजन पेज पर ला सकते हैं। तो मैं आमतौर पर ऐसा करती हूँ। आप कीमत बदल सकते हैं, आप इसे बंडल कर सकते हैं, या फिर आप प्राइस भी चेंज कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही रख सकते हैं। ये एडिट किया जा सकता है। तो मान लीजिए मैं कह सकती हूँ, ओह मैं कोई और मिन्सर चेक करूंगी जिसके मैं $25 चार्ज करूंगी। मैं इसे बदल सकती हूँ। तो मैं इसे $25 पर छोड़ दूंगी। वास्तव में मैं $25 पर ही जाऊंगी। मुझे आमतौर पर ऐसे उत्पाद पसंद हैं जो कम से कम $25 के हों, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी से आपके मार्जिन बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं बस यहाँ $25 डाल दूंगी और वे सभी कहेंगे कि मैं इसे किसी और चीज़ के साथ बंडल कर दूं ताकि एक कॉम्बो जैसा हो जाए, लेकिन ये डायमेंशन को भी खींचता है। तो यह कंसीडर करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप जानते हैं आपकी एफबीए के लिए शिपिंग के अलग अलग टियर होते हैं। तो डायमेंशन वास्तव में प्रोडक्ट के लिए महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ एक और टैब पर क्लिक करने जा रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ हर साइज के लिए अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो ये एक स्मॉल स्टैंडर्ड है और ये वेट और डायमेंशन पर बेस्ड है। तो ये डायमेंशन है। अगर आपका प्रोडक्ट इस डायमेंशन से थोड़ा हाई है तो आप लार्ज स्टैंडर्ड में होंगे। तो वास्तव में मेरे साथ ऐसा हुआ है जहां मैंने सोचा कि पैकेजिंग एक सर्टेन साइज की है, लेकिन जब फैक्ट्री ने भेजा तो ये थोड़ा बड़ा था और इसने मुझे लार्ज स्टैंडर्ड में डाल दिया। इसकी वजह से मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हुई। तो ये वास्तव में कठिन था, क्योंकि हाँ, ये काम को बहुत मुश्किल बना देता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इससे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यहाँ स्मॉल में 8 से 12 ऑन्स लगभग $3.5 है, लेकिन 8 से 12 ऑन्स लार्ज कैटेगरी में $4.24 का है। तो यह एक महत्वपूर्ण अमाउंट है जब लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स की बात आती है। तो आपको सुनिश्चित रहना चाहिए कि आप प्रोडक्ट को उस साइज टियर और रेंज में ही बनाए रखें जो आप चाहते हैं। तो जब आप सैम्पल्स लेते हैं तो आप पैकेजिंग पर ध्यान से देखेंगे और ये सुनिश्चित करना चाहेंगे हैं कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट वेट और डायमेंशन जानते हैं। हमारे पास एक कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल भी है, तो आप उनके प्रोडक्ट के डायमेंशन का उपयोग करके अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जब आप अपने एक्चुअल सैम्पल्स प्राप्त करते हैं तो आप एग्जैक्ट वही डायमेंशन और वेट डाल सकते हैं ताकि आप देख सकें कि ये किस टियर रेंज में आ रहा है। एक और बात, जब आप सेलिंग को शुरू करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आपको किस टियर में रखा गया है। आप सोचते हैं
मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, यह एक संभावित कारण हो सकता है, लेकिन यह केवल इस लिस्टिंग के बेसिस पर भरा जाएगा। लेकिन आप इसे एडिट कर सकते हैं और फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स। अब मैं आम तौर पर यह करती हूँ कि आपको इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट भी नहीं होना चाहिए। मैं अलीबाबा पर प्रोडक्ट देखती हूँ। तो अगर आप अलीबाबा पर हैं तो आप कह सकते हैं मैं गार्लिक प्रेस की तलाश में हूँ। ठीक है, तो हमें गार्लिक प्रेस मिला है और आप देख सकते हैं कि गार्लिक प्रेस का प्राइस क्या है, ये उससे काफ़ी सिमिलर है जो आप बेचना चाहते हैं। ये कहिए ये 2.50 से 3.55 तक है। मैं आमतौर पर प्राइस को थोड़ा हाई रखती हूँ। मैं आमतौर पर लो प्राइस नहीं लेती हूँ क्योंकि आप इसकी गारंटी नहीं ले सकते। मैं एवरेज से थोड़ा ऊपर ही प्राइस को रखती हूँ, लेकिन आप विभिन्न मैन्युफैक्चर के प्राइस और एवरेज ले सकते हैं ताकि आप एक मोटा-मोटा एस्टीमेट प्राप्त कर सकें। लेकिन ज़ाहिर है जब आप मैन्युफैक्चरर से बात करना शुरू करते हैं, तो आप यहाँ एग्जैक्ट एस्टीमेट डाल सकते हैं ताकि आप इसे कैलकुलेट कर सकें। तो मुझे लगता है कि $3 और 20 सेंट ठीक है, ये काफ़ी सही रहेगा। ये थोड़ा हाई है, लेकिन मैं हमेशा फ्रेट की कॉस्ट को बढ़ा-चढ़ा कर देखती हूँ। अब ये कुछ ऐसा है जो आपको प्राप्त करना होगा। मैं आम तौर पर ये जानकारी अपने फ्रेट फॉरवर्डर एजेंट से प्राप्त करती हूँ, लेकिन अगर आप एयर शिपिंग कर रहे हैं तो ये ज़ाहिर तौर पर महँगा होगा या फिर आप एक कंटेनर ले सकते हैं। सो यह आप जानते हैं लगभग $3000 होगा। मुझे लगता है कि यही इसकी कॉस्ट है, लेकिन आप इसे पर क्यूबिक मीटर से भी कर सकते हैं। तो मैं बस कैलकुलेट करने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि वे स्मॉल शिपमेंट के लिए कितना रेट तो लेते हैं। उदाहरण के लिए आप 1 किलोग्राम चुन सकते हैं। हाल ही में मुझे चीन से अमेरिका के लिए फास्ट शिपिंग के साथ 300 किलो का एक शिपमेंट मिला और यह $2.2 प्रति किलो था। तो हम प्रति किलोग्राम के हिसाब से काम कर सकते हैं। $2.2। सो आप इसे किलोग्राम के हिसाब से कर सकते हैं। मैं श्योर नहीं हूं, कैरी। हाँ, आप इसे कर सकते हैं। आप किलोग्राम के हिसाब से इसे कर सकते हैं। आपने कहा 2.2। हाँ, जी हाँ, तो यह 60 यूनिट के करीब है। ठीक है, हम 2.2 करेंगे। 60 सेंट। हाँ, 60 सेंट। मैं कंफ्यूज हो रही थी। मैं आमतौर पर पूरा कंटेनर करती हूँ, तो यह करना काफ़ी आसान है। अगली चीज़ एफबीए फीस है। तो एफबीए फीस वह रेफरल फीस है जो आप शायद जानते होंगे, तो अमेज़न आपसे चार्ज करता है। यह ग्राहकों को रेफर करने के लिए है। तो आप यह चुनना चाहेंगे कि आपका प्रोडक्ट क्या है। अधिकांश लोग गुड्स चूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप कपड़ों में हैं तो अपैरल चूज़ करें। या बैटरी, आपके पास बैटरी या किसी भी प्रकार का खतरनाक सामान है, तो आपको प्रोडक्ट के हिसाब से अलग-अलग चीज़ें चुननी होंगी। मैं मोस्ट गुड्स इंटर करूँगी क्योंकि यही अधिकांश लोगों के पास होता है। अगला पार्ट स्टोरेज है, तो यह इस बारे में है कि आप कितनी तेज़ी से अपनी इन्वेंटरी को बदलने की सोच रहे हैं। पहले आप अमेज़न को पूरा कंटेनर भेज सकते थे, लेकिन वो दिन अब चले गए हैं। तो उनके पास लिमिटेड अमाउंट में इन्वेंटरी है जिसे आप भेज सकते हैं। आमतौर पर लोग इसे थर्ड पार्टी वेयर हाउस में भेजते हैं और फिर वेयर हाउस इसे इंस्टॉलमेंट्स में भेजता है। तो मैं आमतौर पर यह एस्टीमेट लगाने की कोशिश करती हूँ कि मैं 1 महीने में कितना बेचूंगी, ताकि मैं सब कुछ 1 महीने में ही सेल कर दूं और अमेज़न की स्टोरेज फीस से बच सकूं। तो मैं यहाँ 1 महीने का डालने जा रही हूँ, लेकिन अगर आपकी इन्वेंट्री को खत्म होने में 3 महीने लगते हैं, तो आप इसे अपने हिसाब से इंटर कर सकते हैं। अगली चीज़ ये है कि आप अपनी कैटेगरी चुनेंगे। तो हर कैटेगरी की एक अलग रेफरल फीस होती है। वे काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन आप जानते हैं उनमें कुछ भिन्नताएं होंगी। तो शायद मैं इसे गार्लिक प्रेस के रूप में ही करूंगी। तो किचन एंड डाइनिंग, क्या आप इसे सही कैटेगरी कहेंगे? किचन। हाँ, हाँ, मैं यह भी कहना चाहता हूं, कैरी, कि ऊपर जो स्टोरेज फीस है वह जनवरी से सितंबर तक $2 और अक्टूबर से दिसंबर तक 0.06 है। ये एस्टिमेटेड टाइम इन स्टोरेज पर बेस्ड है। तो मुझे विश्वास है कि अगर हम 12 महीने डालते हैं तो वहां नंबर्स बदलने चाहिए। इसलिए स्टोरेज फीस को उसी हिसाब से एडजस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन जैसा आपने कहा, ये एक अच्छा आइडिया है कि इन्वेंट्री के लिए तेजी से बदलाव हो, ताकि हम प्रति यूनिट 0.22 न चुकाएं, जो अंततः 2 सेंट होगा। तो फिर हम कुछ इन्वेंट्री सप्लायर के पास ही रख सकते हैं, कुछ थर्ड पार्टी वेयर हाउस में, और कुछ निश्चित रूप से अमेजन पर भी। अक्टूबर दिसंबर में फीस अधिक होती है, इसलिए हम हाँ, अधिक आप फीस जानते देखते हैं हैं। कभी-कभी वे उस समय आपके पास होने वाली आइटम्स की अमाउंट को भी कम कर देते हैं। तो पिछले सीजन में हमारे पास बहुत से लोग थे जो हमारे एलीट ग्रुप में थे और हम डिस्कस कर रहे थे कि वे हमारे प्रोडक्ट भेजने की अलाउंस को कम कर रहे थे। यह हमेशा उस समय पर काम करने के लिए एक चुनौती होती है, इसलिए ड्यूटीज और टैरिफ से सावधान रहें। मैं आमतौर पर यह परसेंटेज अपने फ्रेट फॉरवर्डर से लेती हूँ। आप इसे कैसे फिगर आउट करते हैं वो वाह। हाँ, मैन्युफैक्चरर और फ्रेट फॉरवर्डर से एचएस कोड के बारे में पूछें। यह कोड शायद, कैरी, आपको पता होगा एचएस नहीं, कोड मुझे का नहीं क्या पता कि इसका मतलब क्या है। मतलब है। हाँ,
शायद पोस्ट प्रोडक्शन में मैं यहाँ दिखाऊंगा कि एचएस कोड का क्या मतलब है, लेकिन यह मूल रूप से एक कोड है जो हमें पता है कि जब हम चीजें इंपोर्ट करते हैं तो पर्टिकुलर चीजों पर पर्टिकुलर ड्यूटीज होती हैं। मान लीजिए एक गार्लिक प्रेस, ये एक उदाहरण है। मुझे नहीं पता कि इसके लिए स्पेसिफिक ड्यूटी कितनी है, लेकिन मान लीजिए कि हमने गार्लिक प्रेस $1,000 में खरीदे, तो हमें इन्वेंट्री कॉस्ट का एक्स्ट्रा 10% ड्यूटी और टैरिफ के रूप में चुकाना होगा। हमें पहले इसे फॉरवर्डर या मैन्युफैक्चरर के साथ चेक करना होगा। हाँ, और फिर हम बस परसेंटेज डालते हैं। ये 0 या 25 हो सकता है। हाँ, ये थोड़ा महंगा हो सकता है। मेरे पास एक बेयरिंग जैसा प्रोडक्ट था और उन्होंने इसे अलग टैक्स कैटेगरी में डाल दिया, जिससे हम इसे बाहर नहीं निकाल सके। हमने उस शिपमेंट पर पैसे खो दिए। कभी कभी जब वे इसे गलत कैटेगरी में डालते हैं तो कस्टम को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैंने सुना है कि कोई अपना बिजनेस बेच रहा था, है ना? वह कुछ वर्षों से एक स्पेसिफिक एचएस कोड के लिए सेल कर रहा था। मान लीजिए कि यह 10% था, लेकिन यह वास्तव में एक गलती थी। यह किसी और कैटेगरी में था। जब बायर ने इसे खरीदा तो उन्होंने इसे नोटिस कर लिया और इससे बिजनेस की कीमत कम हो गई, क्योंकि यह वास्तव में 20% था। हाँ, मेरे पास एक और छोटी कहानी है। जैसे एक बार हम फायर पिट मैट नाम के प्रोडक्ट की तलाश कर रहे थे। ये हमें यहाँ पोस्ट प्रोडक्शन में भी मिल जाएगा। तो आप इसे एक फायर पिट के नीचे रखते हैं, जिसे लोग अपने घर के बाहर रखते हैं, ताकि बोन फायर के नीचे का फ्लोर न जले, और पोर्च को जलाने से बचाने के लिए तो इसके नीचे बिछाने के लिए ये मैट आता है, ताकि सब कुछ साफ रहे। तो जब अमेजन पर मैंने चेक किया तो सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन जब मैंने एचएस कोड चेक किया तो वह 25% था। इससे पूरी सिचुएशन ही बदल गई। हाँ, ये काफी ज्यादा फर्क डालता है। तो ये वास्तव में कुछ ऐसा है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि ये हमेशा सही कैटेगरी में नहीं रखा जाता, जिसे आप गलतियों से सीखते हैं ताकि उन पार्ट्स को पार कर सकें। हाँ, ठीक है। और फिर अन्य कोस्ट्स भी हैं। मैं कहूंगी कि टेकोस अगली चीज है। यह आपकी पेपर क्लिक एडवर्टाइजमेंट है, जिसे आपको अपनी ओवरऑल सेल्स में सही से कैलकुलेट करना चाहिए। यह एक गलती है। मैंने गलती की कि मुझे नहीं पता था कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए पेपर क्लिक महंगा था। कुछ प्रकार की सजेस्टेड बिड्स और ऐसी चीजें हैं, लेकिन आप वास्तव में नहीं जानते जब तक आप पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग में नहीं जाते और एक्चुअल बिड्स नहीं देखते। मुझे याद है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए प्रति क्लिक कुछ डॉलर था और मैंने इसे सही से नहीं समझा। आमतौर पर यह इतना महंगा नहीं होगा, लेकिन आप इसे 10% में रख सकते हैं। यहाँ 10% टेकोस को कैलकुलेट करें और देखें कि कॉस्ट क्या होगी। क्या आप टैकोस को समझा सकती हैं? ये क्या है? ये टोटल कॉस्ट है। यदि आप इसे 10% पर रखना चाहते हैं तो मान लीजिए कि आप 1 लाख की सेल्स करते हैं तो आपका टाकोस। यदि आप $10,000 खर्च कर रहे हैं तो आपका टाकोस 10% होगा। आप उस नंबर को कम रखना चाहते हैं क्योंकि यह आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में मदद करता है। आप नहीं चाहेंगे कि आप एडवर्टाइजिंग पर बहुत खर्चा करें। ये एडवर्टाइजिंग की टोटल कॉस्ट है। तो हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रति यूनिट आपका आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा। अब मैंने एक हाई अमाउंट डाली है जो 15.99 से अधिक है। मैंने $25 डाले और उत्पाद की लागत केवल $3.20 है। $3.20, ये एक छोटा सा आइटम है, तो आप थोड़ी अधिक प्रॉफिटेबिलिटी देख पाएंगे। तो चलिए, मैं इसे $15 में वापस बदलने का प्रयास करना चाहती हूँ। 1 मिनट में यहाँ ऊपर जाकर देखती हूँ। ओ हाँ, यहाँ पर 15.99। चलिए इसे 15.99 लिखते हैं। नंबर्स का चेंज करते देखें। हाँ, हम नंबर्स को बदलते हुए देखेंगे। ये बहुत कम प्रॉफिटेबिलिटी है, $3.90। इसलिए यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप जानते हैं, इसे चेक करते रहें, मार्जिन पर ध्यान दें और आप इससे कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमने वहाँ टाकोस में 10% डाला है। 3 और आप चाहें तो अधिक भुगतान कर सकते हैं। आप जानते हैं, बहुत से लोग 15 से 20% के आसपास भी करते हैं। हालांकि यह इतना अच्छा नहीं है, स्पेशली लॉन्च के समय आपको काफ़ी हाई पे करना होगा। इसलिए मुझे हमेशा पसंद है कि प्रोडक्ट छोटा हो और कॉस्ट अधिक हो। स्पष्ट रूप से ये ढूंढना कठिन होंगे क्योंकि ये गोल्डन होते हैं क्योंकि आपके पास हाई मार्जिन होगा, लेकिन जब आप इसे देख रहे हैं तो ये विचार करने योग्य है। दूसरा तरीका, आप इसे एफपीएम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए यदि आप अपने प्रोडक्ट्स को फुलफिल करना चाहते हैं तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं। कभी कभी लोग इसे अपने गैरेज में भेजते हैं और खुद ही फुलफिलमेंट करते हैं। वे इसे अमेजन को नहीं भेजते।
लेकिन इसे अमेज़न पर भेजना आसान है अगर आप पहले अपने गैरेज में भेजें। लेकिन मान लीजिए कि आप अपना शिप स्टेशन सेट करना चाहते हैं और इसे खुद से करना चाहते हैं। आप यहाँ जाकर कह सकते हैं कि यह एक 3PL है। आपको कुछ स्टोरेज फीस और प्रति आइटम फुलफिलमेंट चार्जेस देने होंगे, इसलिए आप यहाँ इन्फॉर्मेशन डालकर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यह मूल रूप से वही प्रोसेस होगा, लेकिन आपको शिपिंग और बाकी की सभी चीज़ों को कैलकुलेट करना होगा। इसलिए हाँ, हम थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के साथ काम कर सकते हैं और स्टोरेज कॉस्ट जोड़ेंगे। मान लीजिए हम उन्हें 100 यूनिट भेजेंगे, हम उनसे पूछेंगे हमारे पास 100 यूनिट हैं, उनका इतना साइज और वेट है, इसके लिए आप कितना चार्ज करेंगे? वे बताएंगे एक्स वाई जेड। हम स्टोरेज कॉस्ट में एक्स वाई जेड डालेंगे और फिर हम इन नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप यह अपने गैरेज में कर रहे हैं तो आप अन्य कॉस्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। शायद आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इसे कहाँ ऐड करूंगा। लेकिन अगर मैं लेबल्स और बाकी की चीजें खरीद रहा तो हूँ, ये अदर कॉस्ट में आ जाएगा। हाँ, ये समझ में आता है। हम इसे डॉलर में भी कर सकते हैं, परसेंटेज या डॉलर के हिसाब से। अगर यहाँ $10 हैं तो ये नेगेटिव होगा। मैं हमारे व्यूअर्स को याद दिलाना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में हीलियम के क्रोम एक्सटेंशन का लिंक है, इसे जरूर ट्राई करें। आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं अपने पोटेंशियल प्रॉफिट्स देखने के लिए, या अगर आपके पास अपना प्रोडक्ट है जिसे आप बेच रहे हैं और आप अपने प्रॉफिट्स के बारे में श्योर नहीं हैं, तो इसे इसमें रन करके चेक करना अच्छा होगा। ये आपको काफी सही अंदाजा दे देगा। बेशक आपको यह चेक होगा कि क्या अमेजन द्वारा इनपुट किया गया साइज सही है, या अगर मैन्युफैक्चरर का साइज आपके द्वारा इनपुट किए गए साइज से थोड़ा अलग है। और बेशक जैसा कि कैरी ने कहा, साइज टियर के प्रति जागरूक रहें, इसे चेक करते रहें। अगर आप इसे कम कर सकते हैं तो इसे कम करने का तरीका खोजें। मेरे एक प्रोडक्ट के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। यह एक ग्रिल ब्रश है। हमने इसे सामान्य 18 इंच के साइज से 16 इंच का बनाया और हम वजन को कम करने में सक्षम थे। मुझे नंबर्स ठीक से याद नहीं है, लेकिन वजन, क्योंकि हमने इसे थोड़ा छोटा किया, जिसकी वजह से यह एक लोअर कैटेगरी में चला गया। इससे हमें पर सेल $1 और आधा सेंट बचाया। ये बहुत ज्यादा पैसा है ना? तो आप इसे बचे हुए पैसे को पे पर क्लिक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मान लीजिए, या जो भी। तो कैरी, और कुछ जो आप बताना हाँ, चाहें? ये समय के साथ बहुत ज़्यादा बारिश जाता है, आप जानते हैं। जितना ज़्यादा आप अपनी सेल्स को काउंट करते हैं, उतना ही आपको रियलाइज़ होता है कि कुछ रुपए भी प्रॉफिटेबिलिटी कितना डिफरेंस ला सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं IKEA के बारे में सोचती हूँ कि वे कैसे इतनी विशाल आइटम्स को फ़ोल्ड कर देते हैं। वे अपनी इंजीनियरिंग की मदद से पैकेजिंग को छोटा करते हैं ताकि शिपिंग पर पैसे बचा सकें। वे शायद शिपिंग के साथ ऐसा करके अच्छी अमाउंट में पैसे बचा रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको विचार करना चाहिए। अगर आप साइज़ पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये आपको नेगेटिव साइड भी ले जा सकता है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया। तो हाँ, सही है। कैरी, क्या कुछ ऐसा है जो मुझे आपसे पूछना चाहिए था लेकिन मैंने मिस कर दिया? हमने सब कुछ कवर किया है, इन्फ्लेशन के कारण कुछ और हो रहा है। यह है कि लोग शायद, आप जानते हैं, सेलर शायद यहाँ वापस जाना चाहते हैं और आप प्राइस के साथ खेल सकते हैं, ये देखने के लिए कि आप कहाँ जैसे हैं, आपकी जगह कहाँ है और आप इसे कितना रेज़ कर सकते हैं। आपको प्राइस रेज़ करना होगा, मुझे लगता है। मैंने अपने कुछ प्राइसेस थॉट डे से हाई किए हैं, लेकिन आपको वास्तव में यह कैलकुलेट करना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको प्रॉफिटेबल रहने के लिए क्या चाहिए। आपके कई कॉम्पिटिटर अपनी प्राइस बढ़ा रहे हैं ताकि आप उनसे लो रह सकें, पर आप भी अपनी प्राइस बढ़ाएं, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से फीस भी हाई हो रही है। बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए यह एक बहुत अच्छा टूल है जो कंटिन्यू इसकी कैलकुलेशन करने के लिए है। मेरे पास एक सवाल है कैरी। हम वहाँ हरे नंबर्स देख रहे हैं राइट साइड में नीचे की तरफ। तो अगर एक नया सेलर देख रहा है, जैसे, ठीक है, 99% ROI मार्जिन में, क्या एक अच्छा नंबर होना चाहिए? मैं अपना नंबर भी शेयर कर सकता हूं। तो जो लोग सुन रहे हैं, ये वे असली नंबर्स हैं जो मुझे प्रोडक्ट खोजते समय मिलते हैं, एड स्पैन और मार्केटिंग से पहले। अमेजन पर खर्च नहीं किया गया उससे पहले। ये 300% ROI है, लगभग 40% मार्जिन है। सब कुछ होने के बाद ये 100% ROI और 20% मार्जिन पे गिरता है। मैं यही देख रहा हूं। अगर मैं इसे 25 पर चेंज करती हूँ, तो हमें यहाँ क्या मिलता है? हाँ, तो शायद एक प्रोडक्ट जो $25 का है। चलो देखते हैं यहाँ पर टाकोस कितना है। ये निश्चित रूप से बेहतर है, जितना हाई उतना ही बेटर, क्योंकि आप $100 का प्रोडक्ट बेच सकते हैं और $50 कमा सकते हैं। आप एक सस्ता प्रोडक्ट बेच रहे हैं और मेहनत इसमें भी उतनी ही लगेगी।
कभी कभी यह सेम कोस्ट और पे पर क्लिक होता है। आपको वास्तव में इसके बारे में सोचना चाहिए, बस इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए, क्योंकि आप उन हाई मार्जिन के साथ बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं और ये कम स्ट्रेसफुल है। मैं कई सेलर्स को जानती हूँ जिनके कम मार्जिन हैं, लेकिन वे रोज बहुत ज्यादा सेलिंग करते हैं। वे 1500 यूनिट्स बेचते हैं। ये आपकी स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है। तो मेरे लिए इतने कम मार्जिन रखना और बहुत अधिक मात्रा में बेचना थोड़ा अधिक स्ट्रेसफुल है। हाँ, तो मुझे लगता है कि हाई होना बेहतर है। 300% एक अच्छा आइडिया है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करना चाहते हैं तो हम इसे 3.2 से $3 में बदल सकते हैं। हाँ। तो हाँ, ये थोड़ा बदल गया। हालांकि फिर से ये 20 सेंट है, जो वास्तव में बहुत ज्यादा फर्क है ना? हाँ, कुछ संभावित रूप ऐसे से थे जो ये तो $2 के ये थे। भी तो चलो देखते हैं कि हाँ। ये बहुत बेहतर है और पिक्चर बदलता है। अगर हमारे पास हाई आरओआई है और हम तेजी से इन्वेंट्री घुमा रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत जरूरी बात है। कभी कभी आपके पास बड़ा आरओआई हो सकता है, लेकिन आप हर दूसरे दिन केवल कुछ सेल्स कर रहे हैं, और यह शायद उतना अच्छा नहीं है जितना जब आप तेजी से अपनी इन्वेंट्री घुमा रहे हैं। आप पैसे जल्दी वापस पाते हैं ताकि अधिक खरीद सकें और बिजनेस ग्रो कर सकें। मैं अभी भी इसे सीख रहा हूं, क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूं कि कैसे हाँ, जैसे मैं स्टॉक में रहना, अधिक स्टॉक न करना। हाँ हाँ। मेरे पास एक प्रोडक्ट था जो कैंटन फेयर में गया था और ये 250 था, और कैंटन फेयर में जाकर इसे 99 सेंट में प्राप्त किया। तो ये लगभग 250 था। चलो देखते हैं। और ये लगभग $25 का प्रोडक्ट था। तो मैं दिखाऊंगी अगर मैं कर सकती हूँ। 1 मिनट रुकिए। हाँ, मूल रूप से ये 250 था। तो ये है, लेकिन फिर मैं वापस गई और 99 सेंट पर गई। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ों को कितना बदलता है। और कुछ अलग ट्रेड शोज हैं जिनमें आप अभी अमेरिका में जा सकते हैं। मैं अपने पिता के साथ काम कर रही हूँ, वे न्यूयॉर्क में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अगले हफ्ते, और आप इन ट्रेड शोज को देख सकते हैं। यहाँ पर कई मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, सिर्फ चाइना से ही नहीं बल्कि और भी देशों से। जब वे एक साथ होते हैं तो कीमत को कम करना आसान होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सभी लोग कम कीमतें दे रहे हैं। अब चीन में जाना थोड़ा में अलग हो सकता है, क्योंकि मैं वहाँ कैंटन फेयर में गई थी और वहाँ बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं और आप वास्तव में बार्गेन कर सकते हैं। मैं अमेरिका के मेलों में नहीं गई। वे सभी बिजनेस के लिए एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। ये कॉस्ट को कम करने का एक शानदार तरीका है, लेकिन इन ट्रेड शोज में जाकर और वास्तव में इसे लगातार देखना है, क्योंकि आप प्रति आइटम देख सकते हैं कि अगर मैं $3 से अधिक बना रही हूँ एक आइटम और सेलिंग जैसे कि 200 यूनिट प्रतिदिन, यह महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये कुछ ऐसा है जो हम सभी लगातार सीखते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई वास्तव में कह सकता है कि वे एक मास्टर हैं, क्योंकि हमेशा कुछ ऐसा होता है जो आप सीखते हैं और आप बस रीडायरेक्ट करते हैं। ये एंटरप्रेन्योर का एक पहलू है कि चीज़ें होती हैं और लोग इसके हिसाब से एडजस्ट होते हैं। तो जैसे जब कंटेनर की बात आती है, मुझे लगता है कि हमने शिपिंग कंटेनर की कमी के दौरान एक कंटेनर के लिए $20,000 दिए थे और अब वे 3,000 तक आ गए हैं। यह एक बड़ा अंतर है। तो आप जानते हैं, हमें वास्तव में इसे संभालना पड़ा और चलते रहना पड़ा और यह पता लगाना पड़ा कि कैसे उन कॉस्ट्स को पूरा करना है। मुझे लगता है कि यही बात है, आप हमेशा इसे संभालते रहेंगे और इन नंबरों को देखेंगे। आपको इसे ठीक से संभालना होगा ताकि आप प्रॉफिट में रह सकें। हर चीज का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। मेरा सबसे बड़ा सुझाव यही है कि हमेशा कुछ न कुछ होता रहेगा। अपनी सेल्स को रिडायरेक्ट कीजिए। ये एक शानदार सलाह है। शेयर करने के लिए धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास डिस्क्रिप्शन में एक्सटेंशन का लिंक है। आप इसे फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। हेलियम 10 का फ्री ट्रायल, हेलियम 10 के लिए डिस्काउंट भी, ये सब डिस्क्रिप्शन में लिंक किया जाएगा। वहाँ एक्सटेंशन का पूरा ट्यूटोरियल भी है। मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगा। ये 50 मिनट का है, जहां मैं प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर के हिस्से दिखाता हूँ। धन्यवाद कैरी, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो बेझिझक कमेंट करें, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं कैरी से पूछूंगा। धन्यवाद कैरी, ये काफी अच्छा था। हाँ, धन्यवाद बोआ। अगले वीडियो में मिलते हैं।